नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की कर लेते हैं। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जबलपुर और इंदौर के कलेक्टर भी बदले गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में की गई है। 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जबलपुर और इंदौर के कलेक्टर भी बदले गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सिंगरौली, मुरैना, आगरमालवा के कलेक्टर बदले गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सिंगरौली, मुरैना, आगरमालवा के कलेक्टर बदले गए हैं। ये बड़ी सर्जरी की गई है। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। प्रशासनिक सर्जरी हुई है मध्य प्रदेश में। 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जबलपुर और इंदौर के कलेक्टर भी बदले गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। कटनी के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का तबादला हुआ है। ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। धार, सीहोर, नरसिंहपुर के कलेक्टर बदले गए हैं। सिंगरौली, मुरैना, आगरमालवा के भी कलेक्टर बदले गए हैं। जबलपुर, इंदौर के भी कलेक्टर बदले गए हैं। ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में की गई है। 30 आईएएस अफसरों को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया है। तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। राज्य सरकार ने 14 जिलों के कलेक्टर समेत 27 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इंदौर कलेक्टर भी इसमें शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर की कमान अब जबलपुर कलेक्टर इलैयाराजा संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। एमपी के 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। राज्य सरकार ने जिलों के कलेक्टर समेत आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है और कई सारे कलेक्टर्स को इधर से उधर किया गया है। आखिर कौन कलेक्टर कहां तबादला हुआ है और एकदम से क्यों इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने की आन पड़ी? जी देखिए, बिल्कुल जो लंबे समय से अटकलें थी कि अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन हाँ बेशक उन जिलों पे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले
बातें हो रही हैं, जहां हाल ही में कलेक्टर्स नियुक्त हुए थे। बहरहाल तकरीबन 2 दर्जन से अधिक IAS अफसर जो है वो इधर से उधर किए गए। इनमें 14 जिले के कलेक्टर्स भी शामिल हैं। बात जबलपुर की कर लें तो कलेक्टर इलैया रेड्डी जो कि जबलपुर कलेक्टर थे वो इंदौर के कलेक्टर होंगे। इसके अलावा अगर सौरभ कुमार सुमन जो कि छिंदवाड़ा कलेक्टर थे उन्हें जबलपुर जिले का जो है कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा प्रवीण सिंह जो कि कलेक्टर बुरहानपुर थे उन्हें जिला सीहोर का कलेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। कृष्णदेव त्रिपाठी उन्हें उमरिया जिले का कलेक्टर बनाया गया है और अरुण कुमार परमार को सिंगरौली जिले का कलेक्टर बनाया गया। तो तमाम जो तबादले और विशेष रूप से जो कि जिलों से कलेक्टर हटाए गए हैं, जिले के जो मुखिया होते हैं उन्हें अलग किया गया है। कुछ स्थानों पर तो बेशक ये बातें थी, अमूमन जो आए दिन CM साहब भी रोजाना सुबह सुबह जब मॉनिटरिंग किया कर रहे थे तो हमने देखा था कुछ जिलों में कुछ गड़बड़ियां उनको मिली थी। कुछ तबादले उससे भी जोड़कर देखे जा रहे हैं, जबकि कुछ जिले के कलेक्टर्स को बड़े जिलों का प्रभार दिया गया है। उनका परफॉर्मेंस जिनका अच्छा पाया गया उन्हें बड़े जिले का कहीं ना कहीं कमान जो है सौंपी गई है। बेशक अटकलें लंबे समय से ऋतु चल रही थी और अब जाके उनमें पूर्ण विराम लगा है। संभवतः आगामी इलेक्शंस भी हैं, इस लिहाज से फिलहाल जो प्रशासनिक फेरबदल किया गया है वो कहीं ना कहीं कई मानों में देख सोच समझकर उसके मायने भी निकाले जाएंगे और बेशक जिस प्रकार से प्रशासनिक कार्यशैली अब तक जिलों के कलेक्टर्स की रही है उन्हें उस पर से नवाजा गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। बीजापुर से बड़ी खबर है। इंद्रावती नदी में नाव पलटी है, एक स्वास्थ्य कर्मचारी लापता बताया जा रहा है। बैरमगढ़ के कौशल नार में नाव पलटी है। कौशल नार में लगा था मेडिकल कैंप से वापस लौट रहे थे मेडिकल कर्मचारी। भैरमगढ़ BMO आदित्य साहू ने इसकी जानकारी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, मैं आपको बता दूं बहरमगढ़ ब्लॉक के कौशलनार में मेडिकल कैंप लगी थी। हर दिन की वक्त वहां पे मेडिकल कैंप लगती है। वहां से स्वास्थ्य महकमे की वापसी हो रही थी। ऐसे में 6 स्वास्थ्य महकमे की जानकारी बाहर निकल के आ रही है कि उस नाव पे बैठे हुए थे। एक पतला नाव था जिसमें जो फार्मासिस्ट है प्रदीप कौशिक वो बैठा हुआ था। वो नाव अलग अलग से पलटने से वो जो प्रदीप कौशिक है वो उस नाव पे पलटने के बावजूद नदी पे बह गया। नदी में बहने के बाद उसकी कोई अभी तक जानकारी बाहर निकल के नहीं आ रही है। अब तक वो लापता है। ऐसे में बड़ी ये जानकारी बाहर निकल के आ रही है। जो बड़ी खबर है, कौशलनार जो वो इलाका है जो अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, जो इंद्रावती की नदी के उस पार पड़ता है। ऐसे जगह में तैनात होना और हर दिन ड्यूटी का निर्वहन करना स्वास्थ्य महकमे के जज्बों को एक सलाम भी कहते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही है, बड़ी दुखद खबर है। जिस तरीके से जो लापता जवान जो है वहां पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे है जान जोखिम में डालकर वहां पे वो इलाज करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे का जो एक व्यक्ति है जो फार्मासिस्ट है वो लापता हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंडला और जबलपुर को सड़क विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मंडला ने 1261 करोड़ की 5 सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री ने शिलान्यास किया, जबकि जबलपुर में 4054 करोड़ की 8 सड़क परियोजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करोड़ों की सड़क परियोजना का तोहफा किया। मंडला पहुंचे नितिन गडकरी ने 5 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण में 1261 करोड़ की लागत आएगी। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने विकास के लिए सड़कों के जाल को जरूरी बताया। आर्थिक शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने कहा कि अब एमपी में सड़कों का जाल बिछने लगा है। सीएम ने नर्मदा एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होने की बात कही है। एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। देखिए, नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे। वहीं जबलपुर में केंद्रीय मंत्री ने 4054 करोड़ की 8 सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास के कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं हुई। कितना सुंदर शहर है और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोगों इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं।
जबकि सीएम जबलपुर के रिंग रोड की तारीफ करते हुए नजर आए और कहा कि इससे शहर का विकास तेजी से होगा। हमारा विकास केवल एक ओर सीमित रह जाता था। रिंग रोड से जबलपुर शहर का कंजेशन कम होगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा, जिंदगी जीने के स्तर में सुधार होगा। इस रिंग रोड के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा क्षेत्र और नर्मदा नदी मैया के कारण शहर का पूर्व दक्षिण दिशा में विकास नहीं हो पा रहा था। अब उस विकास के नए द्वार ये रिंग रोड खोल देगा। केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण से शहर को मुक्त करने का भी मंत्र दिया। उनका कहना था कि विकास जरूरी है, लेकिन साथ ही जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा पर रायपुर के महादेव घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल पूर्णिमा मेले में कार्तिक स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी। कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव घाट को रोशनी से नहा दिया गया। महादेव घाट चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समेत कलेक्टर और कमिश्नर ने घाट का निरीक्षण किया। महादेव घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवव्रत भगत ने। रंगीन लाइट्स और झिलमिलाती रोशनी के बीच रायपुर में कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनेगा। कार्तिक पुन्नी मेले का जो आयोजन है वो महादेव घाट में किया जा रहा है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि बेहद खूबसूरत ये पूरा घाट आपको दिखाई देगा। रंग बिरंगी रोशनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, कुछ नौकाएं दिखाई देंगी और एक तरह से जो माहौल यहाँ पर दिखाई देने वाला है पुन्नी मेला का, वो एक तरह से छत्तीसगढ़ियापन लिए हुए यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह पहुंचेंगे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए और ये एक ऐसा मौका होता है जब हजारों की तादाद में लोग इस घाट में पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। और छत्तीसगढ़ की परंपरा भी रही है कार्तिक पुन्नी मेले की, और महादेव घाट एक ऐसा घाट है जिसकी एक तरह से प्राचीन परंपरा के अनुरूप या यूं कहें कि प्राचीन मान्यताएं जो हैं लोगों की वो जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए बड़ी तादाद में न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास से भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी आस्था यहाँ पर प्रकट करते हैं। जिस तरह से पूरे मेले का आयोजन होता है ये आम ग्रामीणों का मेला कहा जाता है और इसलिए बड़ी तादाद में जो संख्या होती है वो ग्रामीण अंचलों से आए लोगों की भी होती है और इसलिए बेहद खूबसूरत तरीके से इस पूरे घाट को सजाया गया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम होगा। जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम और सूबे के जो भी मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तब ऐसे में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेला भी सज चुका है और अब इंतजार उस पल का है जब यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और आम लोगों के साथ पुण्य स्नान करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए जाएगी टीम और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जाएगी टीम। टीम में अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। SC, ST, OBC, AWS के आरक्षण की जानकारी जुटाएगी अब टीम। अध्ययन के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी ये टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए टीम जाएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु टीम जाएगी। टीम में अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश भी जारी कर दिए हैं। SC, ST, OBC, AWS के आरक्षण की जानकारी टीम जुटाएगी और अध्ययन के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, टीम बनाई गई है आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए। अब ये टीम जाएगी अलग अलग जगह पर, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए GAD ने आदेश जारी किया है और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जाएगा और वहां पर जो आरक्षण का जो परिपालन किस तरीके से हो रहा है इसे लेकर वो वहां पर जो है वो एक तरह से कहें कि अध्ययन करेंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग के आरक्षण प्रावधानों के संबंध में सुसंगत एवं उपयुक्त जानकारी
इकट्ठी करेंगे। विधिक स्थिति, पिछड़ेपन संबंधी और इसके साथ ही क्वांटिफिएबल डेटा या समकक्ष आयोग प्रतिवेदन की जानकारी संबंधी राज्य के आरक्षण संबंधी न्यायालयीन प्रकरण एवं वस्तुस्थिति का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। 5 सदस्यीय अध्ययन दल के गठन का आदेश जारी किया गया है और इसके तहत ये महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के अलग अलग राज्यों में जाएंगे, जिसमें से महाराष्ट्र में आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग से सम्मी आबिदी, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एस.के. सिंह, उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग प्रज्ञान सेठ, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सामाजिक कार्यकर्ता आर.वी. सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह जाएंगे। इसी तरीके से कर्नाटका जो है तमिलनाडु पी अम्बलगन और अंशिका पांडे ये जाएंगे और शासन सचिव भीम सिंह पुलक भट्टाचार्य और ये जो है वो कर्नाटक जाएंगे। इस तरह से 5 सदस्यीय दल जो है वो गठित किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। 3 दिन के हिमाचल दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर है। कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है, जिसका बड़ा असर हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। आदिवासी आरक्षण को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 20% आरक्षण का पाप बीजेपी के कारण हुआ है, जिसे हम ठीक करेंगे। तो वहीं उन्होंने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलने का स्वागत किया। इसी के साथ ही उन्होंने भानु प्रतापपुर सीट जीतने का दावा भी किया। बहुत शानदार, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। आज भी प्रियंका जी के साथ आम सभा को संबोधित किए नेता प्रतिपक्ष क्षेत्र में, और सभी जगह हिमाचल में परिवर्तन की लहर है। जो कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है उसका बड़ा असर है, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात हो, चाहे गोबर खरीदने की बात हो, चाहे बागबान और किसान को उसकी उपज के मूल्य देने की बात हो, ये सारे बिंदु उसमें शामिल हैं और सब में बहुत उत्साह है। खासकर छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं। आरक्षण का ये जो पाप है ना, जो 20% हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी कारण हुआ है और उसको हम लोग ठीक करेंगे। आदिवासी समाज के लेकर आए थे, मैंने स्पष्ट कहा है कि आपको जो संविधान में जो सुविधा मिली है वो मिल के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैंने कह दी। देखो, भानु प्रतापपुर की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें पूरा विश्वास है। इसके पहले आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उसको हमने छीना। मरवाही और खैरागढ़ जोगी कांग्रेस की सीट थी, उसे हमने हासिल किया है। तो ये सीट भी हम जीतेंगे। प्रत्याशी के जो चयन है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, हाईकमान करती है। हम लोग यहाँ जो दावे आएंगे उस पे अभी कुछ जो दावेदार हैं मुझसे भी मिलेंगे, अध्यक्ष भी मिले हैं, हमारे प्रभारी जी आए हैं उनसे भी मिलेंगे और उनको पीसी में विचार के लिए रखा जाएगा और वो जो यहाँ जो अनुशंसा होगी उसके आधार पर सीसी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कल पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। रायपुर में कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें पीएल पुनिया, मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कल होने वाली बैठक को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कल भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। भानु प्रतापपुर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय मनोज मंडावी के निधन से सीट रिक्त हुई है। कांग्रेस का गढ़ है, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी दल अपनी अपनी तैयारी करेंगे। भाजपाइयों ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की कल चुनाव समिति की बैठक है, आदरणीय पुनिया जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे।
कल भारत के पूर्व दिशा के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। कल कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की शाम 4:23 से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखने लगेगा। देश के पूर्वी हिस्से के अलावा बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा, जो कि 6:19 पर खत्म होगा। इसके बाद उपछाया चंद्र ग्रहण शुरू होगा और ये 7:26 तक रहेगा। जहां पूर्ण ग्रहण रहेगा वहां चंद्रमा लाल दिखाई देगा। 2022 से पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग 2012 और उससे पहले 1994 में बना था। 2012 में 13 नवंबर को दिवाली पर सूर्य ग्रहण और 28 नवंबर को देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण हुआ था। 1994 में 3 नवंबर को दिवाली पर सूर्य ग्रहण और 18 नवंबर को देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण हुआ था। अब ऐसा संयोग 18 साल बाद बनेगा। देश के पूर्वी भाग कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर के आसपास के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। यहां पूर्ण ग्रहण रहेगा, वहां चंद्रमा लाल दिखाई देगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सुबह 5:38 से शुरू हो जाएगा। शाम को 6:19 पर खत्म होगा। साथ ही सूतक भी खत्म हो जाएगा। सूतक और ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं की जाती। इस दौरान मंत्र जप और दान पुण्य करने का महत्व सबसे ज्यादा है। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:38 पर होगी। शाम को 4:23 से ईटानगर में चंद्रोदय के साथ ही ग्रहण दिखने लगेगा। ग्रहण 6:19 पर खत्म हो जाएगा। शाम 6:19 के बाद उपछाया चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि 7:26 तक चलेगा। उपछाया ग्रहण की धार्मिक मान्यता नहीं होती। छत्तीसगढ़ की बात करें तो शाम 5:21 पर रायपुर में आंशिक ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा। सप्तपुरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैनी में भी मां शिप्रा का राम घाट रोशनी से जगमग देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के नहीं दूर राज्यों से भी दीपदान करने और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। रामघाट का नजारा इतना शानदार था कि मानो आस्था का जन सैलाब उमड़ा हो। इस खास दिन सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह भी परिजनों के साथ पहुंची। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर नदी पर स्नान और दीपदान का विशेष महत्व माना गया। तो वहीं मां शिप्रा के तट पर दृश्य ड्रोन कैमरे भी लगाए गए। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में चंद्र ग्रहण के चलते एक दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भव्य काकड़ आरती की गई। इस दौरान दीपदान भी किया गया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। बीजेपी नेता के बेटे के